हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका थर्ड चैप्टर निर्माण उद्योग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 13 से लेकर 23 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वैश्वीकरण था उस वैश्वीकरण के कारण लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण देशी व लघु उद्योगों के सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोग ब्रांड वाले वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग या तो बंद हो गए हैं या फिर भारी मात्रा में कर्मचारियों की छुटनी हो गई है। यहाँ कर्मचारियों की छटनी की है, अर्थात कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। जो वैश्वीकरण है इसका लघु उद्योगों पर यह प्रभाव पड़ा है कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण देशी एवं लघु उद्योगों के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और आज मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोग ब्रांड वाले वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग तो बंद हो गए या फिर भारी मात्रा में कर्मचारियों की छटनी की है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग दोनों के लोग ब्रांड वाले वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं, लेकिन जो लघु उद्योग से बना हुआ वस्तु है उन प्रकार की वस्तुओं को कोई पसंद नहीं करता है, जिस कारण भारी मात्रा में कर्मचारियों की छटनी हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका वैश्वीकरण का लघु उद्योग पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कि लघु उद्योग को इन्होंने वैश्वीकरण ने बहुत क्षति पहुंचाई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यक है, क्यों। जो एल्यूमीनियम उद्योग होता है, एल्यूमीनियम का इंडस्ट्री फैक्ट्री, उसकी स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता क्यों है, इस कारण को बताएं। तो प्रति टन एल्यूमीनियम निर्माण के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात 1 टन एल्यूमीनियम बनाने के लिए 1000 एल्यूमीनियम का निर्माण करने के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। जब एल्यूमीनियम तैयार किया जाता है तो उसके कुल खर्चे का 30 से 40% तक विद्युत पर होती है। इससे स्पष्ट है कि इस उद्योग के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि जब एल्यूमीनियम का निर्माण होता है तो उसका निर्माण करने के बाद उसका जो कुल खर्चा होता है निर्माण करने के बाद, उन कुल खर्चे में से उसका 30 से 40% खर्चा तो विद्युत पर ही हो जाता है, और बाकी जो 50 से 60% खर्चा होता है वो उसका एल्यूमीनियम पर होता है। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि एल्यूमीनियम के उद्योग के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 1 टन एल्यूमीनियम के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है और उसके कुल खर्च का 30 से 40% विद्युत पर ही हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस उद्योग के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति अति आवश्यक है। तो आप अब समझ गए होंगे कि एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यक क्यों है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण है। नोकिया जो कि एक मोबाइल का कंपनी है, पेप्सी जो कि एक कोल्ड ड्रिंक का कंपनी है। ये एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ऐसी कंपनियां जो एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन भी करता है और सेवाओं का भी नियंत्रण करता है, अर्थात यह बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी होती है
जो किसी एक देश में स्थित होती है और उसका मुख्यालय अनेक देशों में होता है और उसका अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण भी होता है और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, वह कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जैसे कि नोकिया, पेप्सी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है अरबों रुपयों की पूंजी वाली होती है और वह किसी एक देश में स्थित होकर बहुत सारे देशों में उत्पादन का भी काम करती है और वहाँ सेवाओं का भी नियंत्रण करती है। भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना क्यों की गई? जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं, उस रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना भारत में क्यों की गई? तो भारत में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु में तिरुपुर और एट्टीवरमपलायम के गांव में देश का पहला रेडीमेड वस्त्र पार्क स्थापित किया गया। यहाँ बताया गया है कि जो भारत का तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु के तिरुपुर के एट्टीवरमपलायम गांव में देश का एक पहला रेडीमेड वस्त्र पार्क स्थापित किया गया, जो भारत में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना करने का क्या कारण है? तो इसमें रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना करने का यह कारण है कि इसका निर्यात को वह प्रोत्साहित कर सके। और यह कहाँ किया गया है? तो यह तमिलनाडु के तिरुपुर के एट्टीवरमपलायम गांव में देश का पहला रेडीमेड वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है। उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? आपने बहुत सारे बहुराष्ट्रीय उद्योग, बहुत सारे उद्योग के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दंत मंजन, कागज, पंखा इत्यादि। उपभोक्ता उद्योग हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो वैसा उद्योग जिस उद्योग के होने के बाद उसका जो वस्तु होता है वह सीधे उपभोक्ता अर्थात हम लोगों के उपयोग के काम आ जाती है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया दंत मंजन। दंत मंजन का जैसे ही उत्पादन होता है, यह तुरंत हम लोगों के उपभोग के लिए प्राप्त होने लगती है। जैसे दंत मंजन, जैसे कागज, जैसे पंखा, जैसे इत्यादि, इन चीज़ों का उदाहरण सहित बताया गया। तो ऐसे उद्योग को जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दंत मंजन, कागज, पंखा इत्यादि। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पटसन जूट उद्योग को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किन्हीं 3 कारणों का अर्थात किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन करें। जो भारत में पटसन उद्योग है अर्थात जूट उद्योग है, उस उद्योग को कौन कौन सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और उनमें से किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन भी करें। तो इसकी जो समस्याएं हैं वे निम्नलिखित है। इसकी पहली समस्या है कि जूट से बने कालीनों तथा टाट बोरियों की मांग निरंतर कम हो रही है। जो जूट से बना कालीनों होता है तथा टाट बोरियां होती है, उन बोरियों की मांग मार्केट में बिल्कुल ही कम होती जा रही है, जो इसकी पहली समस्या है। इसकी दूसरी समस्या है, जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए निर्यात बाजार में, इसलिए निर्यात होना चाहिए था यहाँ, इसलिए निर्यात बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। जो जूट से बना वस्तु होता है, उन वस्तुओं का जो मूल्य होता है, उनका प्राइस बहुत अधिक होता है, जिस कारण उनको निर्यात बाजार में बहुत अधिक कड़ी प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ता है। कृत्रिम धागा सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। जो कृत्रिम धागा होता है, इसका भी बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग की समस्या उत्पन्न कर दी है। तो इसकी 3 समस्याएं आपको बताई गई है कि जो जूट से बने कालीनों होते हैं तथा टाट बोरियां होती हैं, उनकी सबसे पहले तो मांग कम होती जा रही है। दूसरी, जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, जिस कारण उनको निर्यात बाजार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और तीसरा, कृत्रिम धागा संबंध सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। ये 3 ऐसी समस्याएं हैं जिसने भारत में पटसन उद्योग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से ये 3 समस्याएं बताई गई है। पश्मीना ऊन किस प्रकार तैयार होता है? यह एक प्रकार का ऊन का प्रकार है, पश्मीना ऊन। तो यह जो पश्मीना ऊन होता है, यह एक विशेष प्रकार का ऊन होता है। तो यह विशेष प्रकार का ऊन, पश्मीना ऊन, किस प्रकार तैयार किया जाता है? पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों अर्थात रोएं से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। जो पश्मीना ऊन होता है, यह एक बहुत ही विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से अर्थात रोएं से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम और बहुत गर्मी देता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में
पूछने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों से तैयार किया जाता है जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तापीय प्रदूषण क्या है? प्रदूषण बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि तापीय प्रदूषण क्या है। तो जब उद्योगों तथा ताप घरों से गर्म पानी को बिना ठंडा किए ही नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। जो उद्योग होता है, उन उद्योगों में जब पानी को गर्म किया जाता है तो उन गर्म पानी को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। गर्म पानी को ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो जलीय जीव जंतु जो होते हैं वे गर्म पानी के कारण मरने लगते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण तापीय प्रदूषण कहलाता है। अर्थात इस प्रदूषण में आपको सिर्फ इतना समझना है कि वैसा प्रदूषण जिसमें गर्म पानी को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं, और इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण ही तापीय प्रदूषण कहलाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पतियाँ होती है जो सीधे जलकर नष्ट हो जाती हैं। जो गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वह सूक्ष्म जीव जंतु अर्थात छोटे छोटे जीव जंतु और जल में रहने वाले जलीय वनस्पतियाँ जो सीधे जलकर नष्ट हो जाती है। तो तापीय प्रदूषण आपने पहली बार पढ़ा होगा। इससे पहले आपने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन तापीय प्रदूषण यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी उद्योगों या ताप घरों से गर्म पानी को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जो गर्म पानी के कारण जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं, और इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण ही तापीय प्रदूषण कहलाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पतियाँ होती हैं जो सीधे जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है? अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है, उन जगह का नाम बताना है और किसी एक की सुविधा का भी उल्लेख करना है। अर्थात इनमें से किसी एक जगह की आपको सुविधाओं का भी उल्लेख करना है, उनकी सुविधाओं के बारे में बताना है। तो झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो में लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित है। झारखंड का दो जगह बताया गया, जमशेदपुर और बोकारो। इन बोकारो और जमशेदपुर दोनों जगह लोहा का इस्पात कारखाना स्थापित है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर में लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित है। इसमें तीन जगह का नाम बताया गया जो प्रमुख है, कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर। इन तीनों जगह में लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित है। इसके बाद एक का आपको विशेषता भी बतानी थी, सुविधाओं का भी उल्लेख करना था। तो जो झारखंड का जमशेदपुर है, उस जमशेदपुर के लोहा इस्पात कारखाने को प्राप्त सुविधाएं, अर्थात उस लोहा इस्पात कारखाने को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं। इसको जो पहली सुविधा प्राप्त है, लौह अयस्क की आपूर्ति नोआमंडी, सुलेपत, गुरुहम हिसानी को बादाम पहाड़ी से होती है। जो लौह अयस्क होता है, उस लौह अयस्क की आपूर्ति नोआमंडी, सुलेपत, गुरु महिमसानी और बादाम पहाड़ी, ये पहाड़ियों का नाम दिया गया है। नोआमंडी, सुलेपत, गुरु महिसानी और बादाम, ये पहाड़ियों से उनको लौह अयस्क प्राप्त हो जाती है। कोयला की प्राप्ति झरिया और रानीगंज से होती है जो जमशेदपुर के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए कोयला की प्राप्ति उनको आसानी से हो जाती है। वीरमित्रापुर और पानपोस की खानों से चूना पत्थर और डोलोमाइट की भी प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। वीरमित्रापुर और पानपोस की खानों से उनको चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से जल की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ण रेखा और खरकई ये नदियों का नाम दिया गया है और इन नदियों से इनको जल की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर होने से यातायात सुविधा उपलब्ध है। यह जो जमशेदपुर है, यह कोलकाता मुंबई रेल मार्ग वहीं पर स्थित है, जिस कारण इसको यातायात की सुविधा भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें किसी एक जगह की सुविधाओं का उल्लेख करना था, तो झारखंड का जमशेदपुर एक ऐसा है जिसको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पहला कि इसको लौह अयस्क की आपूर्ति वहीं के पास पहाड़ी से हो जाती है। दूसरा, इसको कोयला की प्राप्ति वहीं से हो जाती है। तीसरा, इसको चूना पत्थर की प्राप्ति वहीं से हो जाती है। चौथा, इसको स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों जैसे जल की प्राप्ति हो जाती है और वहाँ यातायात की सुविधा भी इसको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये था किसी एक की सुविधा का उल्लेख। और आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग से नाम को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर में लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित हैं।
पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में विकसित है? जो पश्चिम बंगाल है उस पश्चिमी बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में अर्थात विकसित है? तो पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। जो जूट उद्योग है पश्चिम बंगाल में, वह पश्चिम बंगाल के अधिकांश जो मिलें हैं अर्थात अधिकांश जूट उद्योग हैं वे हुगली नदी के किनारे 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला है उसी के अंदर स्थित है। ये पश्चिमी बंगाल के जूट उद्योग के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? एक होता है लौह उद्योग, एक होता है इस्पात उद्योग। तो लौह एवं इस्पात उद्योग को किसी भी उद्योग का आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग की सहायता से ही सभी उद्योगों को मशीनें एवं संरचना प्राप्त होती है। इसी पर सभी हल्के एवं भारी उद्योग निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। जो लौह एवं इस्पात उद्योग होता है इसको अन्य उद्योगों का जनक अर्थात पिता भी कहा जाता है। क्योंकि अगर लौह एवं इस्पात उद्योग आधारभूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसका बिना सहायता से कोई भी मशीन एवं संरचना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिस कारण किसी भी मशीन के बिना किसी भी उद्योग को चलाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए लौह एवं इस्पात उद्योग की सहायता से ही सभी उद्योगों को मशीनें एवं संरचना प्राप्त होती है। इसी पर सभी हल्के एवं भारी उद्योग निर्भर करते हैं, इस पर आश्रित रहते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 23 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है और इनका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ समझे हुए रहिएगा तो आप इनका आंसर जरूर अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।